नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को पेपर फर्स्ट में शेरशाह की शासन व्यवस्था पर अपना व्याख्यान दूंगी। तो चलिए हम देखते हैं कि उसकी शासन व्यवस्था किस प्रकार की रही थी। कहते हैं शेरशाह सूरी की गणना जो है वो मध्यकालीन भारत के महानतम शासकों में की गई है। इसका कारण क्या है? शेरशाह सूरी की सैनिक उपलब्धियां नहीं थी, वरन उसके द्वारा उच्च कोटि की शासन व्यवस्था की स्थापना किया जाना था। शेरशाह ने मात्र 5 वर्षों तक यानी कि 1540 से 1545 ईस्वी तक शासन किया था और यह काल भी उसे निरंतर युद्धों में व्यस्त रहते हुए व्यतीत करना पड़ा था। इसके पश्चात भी वह अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने में सफल रहा था। इसके साथ ही शेरशाह ने उन इतिहासकारों का भी मुंह बंद कर दिया जो बाबर को महान बताते हैं और बाबर द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से न बनाने के लिए यह तर्क देते हैं कि उसने अत्यंत अल्प समय यानी कि बाबर का समय जो था 1526 से 1530 ईस्वी तक का था कि उसने शासन किया था और उसमें भी वह युद्धों में व्यस्त रहा था। शेरशाह ने भी हम कहते हैं उतने ही समय और लगभग उन्हीं परिस्थितियों में शासन किया और प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू करने का कार्य भी कर दिखाया था। कानूनगो ने उसे अफगानों में महानतम प्रशासक और सैनिक प्रतिभा का धनी बताया है। तो हम चलते हैं उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था की तरफ। तो शेरशाह की केंद्रीय जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में हमें विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, किंतु फिर भी इतना निश्चित है कि वह मुगल शासकों के समान सत्ता के मंत्रियों में विकेंद्रीकरण के पक्ष में नहीं था। उसका विचार था कि मुगलों ने मंत्रियों को अत्यधिक अधिकार दे दिए थे जिसका वे दुरुपयोग करते थे। इसलिए शेरशाह पूर्णतः एक तंत्रात्मक शासन पद्धति में विश्वास करता था और संपूर्ण शक्ति को अपने हाथों में केंद्रित रखता था। प्रोफेसर त्रिपाठी ने इसकी शासन व्यवस्था के बारे में लिखा है कि उसका शासन एक व्यक्ति का और निरंकुश शासन था। शेरशाह सूरी ने जिस प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की थी उसमें संपूर्ण शक्ति जो है वो राजा में निहित होती थी। हाँ, ये सही है कि उसके परामर्श के लिए मंत्रिपरिषद की आवश्यकता उसने नहीं समझी, फिर भी इतने विशाल साम्राज्य पर शासन करने के लिए उसने कुछ लोगों के सहयोग की आवश्यकता को अनुभव किया, तो उसने कुछ विभागों की इस बारे में इस संदर्भ में स्थापना भी की थी। अब वो उस विभाग कौन कौन से हैं? जैसे दीवाने वजारत जो कि आर्थिक मामलों की देखभाल करता था और इसका जो अध्यक्ष होता था वो वजीर होता था। इसका पद जो है प्रधानमंत्री के समान था। दीवाने आरिज जिसे आरिज मुमालिक भी कहा जाता था, ये सैन्य संबंधी कार्य देखा करता था। दीवाने रसालत यह एक प्रकार का विदेश विभाग होता था जिसके अधिकारी को विदेश मंत्री कहा जाता था। दीवाने इंशा यह सामान्य प्रशासन विभाग था जिसके अधिकारी का प्रमुख कार्य क्या होता था? सरकारी आदेशों का पालन करवाना होता था। दीवाने काजी यह एक न्याय विभाग था जिसका प्रमुख अधिकारी जो था उसे काजी कहते थे। दीवाने वारिद यह गुप्तचर विभाग था और इसके अधिकारी को वारिद ए मुमालिक कहा जाता था। प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो कहते हैं शेरशाह सूरी का जो साम्राज्य था वो काफ़ी विस्तृत था, अतः उसने अपने साम्राज्य को अनेक प्रांतों में विभक्त कर रखा था जिन्हें इक्ता कहा जाता था। प्रत्येक इक्ता का सर्वोच्च अधिकारी जो था वो सूबेदार होता था, जो साधारणतः राजा का पुत्र, मित्र या घनिष्ठ व्यक्ति होता था। कहते प्रत्येक प्रांत पुनः अनेक जिलों में विभक्त होता था जिन्हें सरकार कहा जाता था और प्रत्येक सरकार में दो प्रमुख अधिकारी जिन्हें शिकदार और मुंसिफ कहा जाता था। इनमें से जो शिकदार है उसका पद ऊंचा होता था और उसका कार्य था सरकार में सामान्य प्रशासन करना और मुंसिफ का कार्य था न्याय करना। इन अधिकारियों की सहायतार्थ भी अनेक अधिकारी होते थे। प्रत्येक सरकार अनेक नगरों या परगनों में विभक्त होता था और प्रत्येक परगने के प्रधान को शिकदार या आमिल कहते थे। अपने परगने से भूमि कर प्राप्त कर राजकोष में जमा कराना शिकदार का कार्य होता था। शिकदार के पद की महत्ता को देखते हुए शेरशाह जल्दी जल्दी इनका स्थानांतरण करता रहता था। क्यों? क्योंकि वह भ्रष्टाचार में लिप्त न हो सके। प्रत्येक परगने में एक अमीन भी होता था जो भूमि की नाप करता था और समस्त लेखा जोखा रखने के लिए प्रत्येक परगने में एक कानूनगो भी होता था। प्रत्येक परगना अनेक ग्रामों से मिलकर बनता था और प्रशासन की न्यूनतम इकाई ग्राम ही थी। गांव के प्रशासन के लिए मुकद्दम होता था
जो सरकारी कर्मचारी न होकर गांव का ही प्रतिष्ठित व्यक्ति होता था। इसका पद जो था अवैतनिक होता था। मुकद्दम के अतिरिक्त गांव का लेखा जोखा करने के लिए एक पटवारी भी होता था। उसकी शेरशाह की न्याय व्यवस्था की बात करें तो कहते हैं शेरशाह सूरी न्याय का पुजारी था। न्याय करने और जनता को न्याय मिले, इसमें उसकी गहरी आस्था थी। न्याय के सिंहासन पर बैठने के बाद शेरशाह के लिए गरीब अमीर, ऊंच नीच, मित्र दुश्मन सब एक बराबर हो जाया करते थे। अपने पुत्र तक को भी उसने दंडित किया था। कहते कहा जाता है कि शेरशाह का पुत्र, यही हमें पता लगता है कि किस तरह से उसने दंडित किया कि शेरशाह का पुत्र आदिल खां आगरा में हाथी पर बैठकर जा रहा था। राह में उसने एक गरीब दुकानदार की पत्नी को एक टूटी झोंपड़ी में नग्न नहाते हुए देख लिया था। तो आदिल खां ने उसको घूरते हुए उस पर बीड़ा फेंका था। दुकानदार ने आदिल खां की शिकायत शेरशाह से की थी। तो शेरशाह ने तत्कालीन कानून के अनुसार यह आदेश दिया था कि दुकानदार भी आदिल खां की पत्नी के साथ वैसा ही व्यवहार करे। सबके समझाने पर भी शेरशाह ने अपना निर्णय नहीं बदला था। तो अंत में शेरशाह के न्याय से प्रसन्न होकर दुकानदार ने ही अपनी शिकायत, कहते हैं, वापस ले ली थी। शेरशाह सूरी की न्याय के विषय में कहना था कि न्याय करना सभी धार्मिक क्रियाओं में सर्वोत्तम है। इस बात को मुसलमान और काफिर दोनों राजा मानते हैं। उनका मानना था कि न्याय के लिए यदि कठोर नीति का पालन करना पड़े तो वह भी न्याय संगत है, और न्याय का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो स्वयं होता था। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रांत, सरकार और परगने में न्यायिक अधिकारियों की उसने नियुक्ति भी की थी। पुलिस प्रशासन की बात करें तो जनता की रक्षा के लिए उसने पुलिस का कार्य कई उसके सैनिक अधिकारी करते थे। प्रत्येक सरकार या जिले में शिकदार का यह कर्तव्य होता था कि वह जनता की रक्षा की व्यवस्था करे। गांवों में इस कार्य का उत्तरदायित्व मुकद्दम का होता था। यदि इन अधिकारियों को डाकुओं और चोरों को पकड़ने के लिए सेना की आवश्यकता होती थी तो उन्हें उपलब्ध करा दी जाती थी। इससे जनता में सुरक्षा की भावना जन्म ले लेती थी। गुप्तचर विभाग की बात करें तो इस समय राजनीतिक उथल पुथल होने के कारण शासक को प्रत्येक घटना की पूर्व में जानकारी होना नितांत आवश्यक था। इसलिए शेरशाह ने अत्यंत उच्च कोटि की गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की थी। इस विभाग का अध्यक्ष जो था वो दरोगा ए डाक होता था। संपूर्ण राज्य में सरायों, बाजारों, अन्य स्थानों पर गुप्तचर नियुक्त किए जाते थे। देश के प्रत्येक भाग से रोज शासक को खबर पहुंचने के लिए, यानी कि पहुंचाने के लिए, इस विभाग को 3400 घोड़े दिए गए थे। इस प्रकार सक्षम गुप्तचर व्यवस्था के कारण शेरशाह को प्रत्येक घटना की कहते हैं सूचना तुरंत मिल जाया करती थी। सैन्य व्यवस्था की बात करें तो जो शेरशाह का काल था वो युद्धों का था। अतः एक शक्तिशाली और अनुशासित और विशाल सेना रखना शेरशाह के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया था। सैन्य व्यवस्था के लिए शेरशाह ने न केवल एक विशाल सेना का निर्माण किया, वरन उसने अलाउद्दीन खिलजी की पद्धति को भी पुनर्जीवित किया और सेना को संगठित कर एक शाही व्यवस्था बना दिया। बादशाह जो था वो स्वयं सेनापति होता था और सेना का वेतन भी चुकाता था। शेरशाह सेना को प्रबंध कार्यों में नहीं लगाता था। शांति के समय सेना जो थी वो पीछे रहती थी और आवश्यकता पड़ने पर अन्य विभागों की वह सहायता किया करती थी। शेरशाह, कहते हैं, सैनिकों की भर्ती योग्यता के आधार पर करता था और उनका वेतन निर्धारित करता था। उनकी पदोन्नति भी योग्यता के आधार पर ही की जाती थी। शेरशाह की सेना में 1.5 लाख घुड़सवार, 25,000 पैदल और 5,000 हाथी और तोपखाना थे। शेरशाह ने भी अलाउद्दीन के समान ही घोड़ों को दागने की प्रथा को भी अपनाया था। उसने अपनी सेना को साम्राज्य के विभिन्न भागों में आवश्यकता अनुसार विभाजित कर रखा था और इस प्रकार की 16 छावनियों के विषय में हमें जानकारी मिलती है। मुद्रा व्यवस्था की बात करें तो इसके समय में प्रचलित मुद्राओं की स्थिति बहुत खराब थी। अतः शेरशाह ने पुराने सिक्कों को बंद करके नए सिक्के चलाए जिन्हें दाम कहा गया। ये सिक्के सोने, चांदी और तांबे के होते थे। इस प्रकार उच्च श्रेणी की मुद्रा व्यवस्था शेरशाह ने लागू करी। इसके समय में व्यापार वाणिज्य की बात करें तो इसने किसानों की स्थिति सुधारने के लिए, देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके, इसके लिए उसने व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन दिया। मुद्राओं में सुधार करने के कारण भी व्यापार को बढ़ावा मिला। इसके अतिरिक्त आवागमन के साधनों का भी उसने विकास किया। सड़कों का निर्माण हुआ जिसके कारण व्यापार की
उन्नति हुई। शेरशाह ने अपने साम्राज्य के प्रांतों में स्वतंत्र व्यापार की नीति को अपनाया, जिससे एक प्रांत से दूसरे प्रांत की वस्तुएं सुविधा से भेजी जा सके और व्यापार में वृद्धि हो सके। इसके अतिरिक्त उसने तोलने और बेचने में बेईमानी न हो, इसके भी आदेश दिए। इन सब कारणों से व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला। अब सार्वजनिक कार्य की बात करें तो उसमें उसने सर्व प्रमुख कार्य जो किया, अनेक सड़कों का निर्माण कराया। उसने इस प्रकार से सड़कों का निर्माण कराया कि उसकी राजधानी का सीधा संबंध राज्य के प्रमुख नगरों के साथ हो सके। शेरशाह के द्वारा बनवाई गई सड़कों में सबसे मुख्य जो थी वो कलकत्ते से पेशावर तक की सड़क थी, जिसे सड़क-ए-आज़म भी कहा जाता था और जिसकी लंबाई 1500 कोस थी। इसके अतिरिक्त आगरा से जोधपुर, चित्तौड़ तक, लाहौर से मुल्तान तक, आगरा से बुरहानपुर तक की सड़कें प्रमुख थी। इन सड़कों के मार्गों के किनारे उसने 1700 सराएं भी बनाई। जगह जगह पर पानी, वृक्ष, मस्जिदों की व्यवस्थाएं करवाई। यह सराएं जो हैं यात्रियों और व्यापारियों के लिए विश्राम स्थल का कार्य करती थी, लेकिन साथ ही डाक चौकियों के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता था। इन सरायों में डाक ले जाने वाले हरकारे उपस्थित रहते थे। डाक पैदल और घुड़सवार दोनों के द्वारा दी जाती थी। कहते हैं शेरशाह जो था वो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों को दान भी देता रहता था। दान वह आवश्यकता के अनुरूप ही देता था। उसने अनेक दानशालाओं की भी स्थापना की हुई थी। शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था की बात करें तो आरपी त्रिपाठी कहते हैं कि राजस्व व्यवस्था का सुधार जो है शेरशाह का प्रमुख स्मारक है। शेरशाह के सिंहासन पर आरूढ़ होने से पहले भूमि प्रबंध व्यवस्था अस्त व्यस्त थी। भूमि की पैमाइश और उसके वर्गीकरण के संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं था। उपज में जो राज्य का भाग था बहुत अधिक था। सरकारी कर्मचारी, हिंदू मुकद्दम किसानों का शोषण करते थे और शेरशाह अच्छी तरह जानता था कि कृषकों की समृद्धि पर ही राज्य की समृद्धि निर्भर करती है। अतः शेरशाह ने भूमि संबंधी जो कुव्यवस्थाएं थी उनको मिटाने का ईमानदारी से प्रयत्न किया। उसने भूमि संबंधी व्यवस्था में उसकी जो भूमि संबंधी व्यवस्था है कुछ सिद्धांतों पर आधारित थी, जैसा कि प्रजा की सुविधा सदा ध्यान में रहे, करों की दरों के निर्धारण में नम्रता का व्यवहार हो किंतु वसूली में कठोरता का, कर और उपज में उचित अनुपात हो, किसान को अपनी भूमि पर स्थायी अधिकार प्राप्त हो। शेरशाह का भूमि प्रबंध किस तरह से रहा है उसके संदर्भ में हम बात कर सकते हैं। सबसे पहले उसने भूमि की माप करवाई। जो सन की रस्सी से कृषि योग्य भूमि को नापा गया। सिकंदरी गज जो 32 उंगल का होता था उपयोग में लिया गया। 3600 सिकंदरी वर्ग गज के क्षेत्रफल वाले खेत को 1 बीघा खेत माना गया। भूमि की माप करने वालों के वेतन भी निश्चित किए ताकि वे अपना काम जो है वो ईमानदारी से करें और किसानों के साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो सके। भूमि का उसने वर्गीकरण किया। 3 श्रेणियों में भूमि को विभक्त किया, उत्तम, मध्यम और खराब भूमि। प्रत्येक परगने में अधिकारियों के पास रजिस्टर होते थे जिनमें भूमि की किस्म और किसानों को प्रदान की गई भूमि का संपूर्ण विवरण रखा जाता था। भूमि कर का निर्धारण भी उसने उत्तम, साधारण और खराब 3 भूमि के आधार पर किया था। डॉक्टर एल श्रीवास्तव कहते हैं कि उपज का 1/3 भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था, जबकि डॉक्टर कानूनगो कहते हैं 1/4 भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था। लगान या भूमि कर नकदी के रूप में भी चुकाना पड़ता था, किंतु अनाज यानी कि जिंस के रूप में भी चुकाने की सुविधा प्रदान की गई थी। लगान नकद देने की प्रवृत्ति को वैसे प्रोत्साहित किया जाता था। श्रीवास्तव के अनुसार अनाज के प्रचलित भाव के अनुसार सरकारी हिस्सा नकद देना पड़ता था। प्रत्येक स्थान के लिए प्रत्येक प्रकार के अनाज के लिए पृथक पृथक दरें भी थी। प्रत्येक स्थान की जमीन और उसकी पैदावार अलग अलग होने के कारण जमीन की औसत पैदावार की भी एक सी दरें रखना असंभव था। इस प्रकार पैदावार के सरकारी हिस्से को नकदी में बदलने के लिए भिन्न भिन्न दरें रही होंगी। कृषकों के कल्याण संबंधी नियम और आदेश भी उसने बनाए। डॉक्टर कानूनगो कहते हैं कि शेरशाह सरकार और प्रजा के हितों को एक ही मानता था। उसकी मान्यता थी कि यदि प्रजा के साथ कुछ मेहरबानी की जाती है तो उससे सरकार को भी लाभ होता है। उसने किसानों की भलाई के लिए जो आदेश निकाले उनमें पहला आदेश ये था कि राजस्व कर्मचारियों को ये आदेश दिया गया कि वे कर निर्धारण करते समय सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाएं और किसानों पर कोई अधिक कर न लगाएं, लेकिन करों की वसूली करते समय किसी भी प्रकार की नरमी
न करें। उसने कर निर्धारण में उदारता और वसूली में यानी कि कठोरता के सिद्धांत का समर्थन किया। उसके बाद उसका दूसरा आदेश था, सैनिकों को दिया गया था, उन्हें ये कहा गया था कि कूच यानी कि अभियान करते समय फसलों को हानि न पहुंचाएं। इस आदेश का उल्लंघन करने पर कठोर दंड दिया जाता था और यदि अनिवार्य कारणों से किसी फसल को हानि पहुंचती थी तो राजकोष से उस हानि की पूर्ति की जाती थी। तीसरा उसने आदेश निकाला कि राजस्व के सरकारी कागज पत्र जितने भी फरमान हैं उनको हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं में लिखकर प्रसारित किया जाता था। अकाल, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि या अनावृष्टि के समय किसानों को केंद्रीय और प्रांतीय सरकार द्वारा आर्थिक सहायता भी दी जाती थी और किसानों को कृषि को सुधारने के लिए राज्य की ओर से तकाबी ऋण भी दिया जाता था। अगला उसका आदेश था भूमि का पट्टा और कबूलियत। पट्टे में जो होता था किसान की भूमि का क्षेत्रफल, खेतों की स्थिति, भूमि कर का विवरण आदि होता था। सरकारी कर्मचारी द्वारा यह पत्रक जो था वो संबंधित किसान को दे दिया जाता था और बदले में उससे कबूलियत यानी कि शर्तनामा एक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते थे। कबूलियत में भी पट्टे में लिखी हुई बातों का ही विवरण होता था और कबूलियत में किसानों की कर देने संबंधी स्वीकृति भी प्रमाणित होती थी। अगला उसका आदेश था किसानों को यह प्रोत्साहन दिया जाता था कि वे स्वयं राजकोष में जाकर अपना कर जमा कराएं। इससे गांवों के मुकदमों और मुखियाओं जो है उनका महत्व क्षीण हो जाता था और राजकीय अफसरों का किसानों के साथ सीधा संबंध स्थापित हो जाता था। जरीबाना और मुहसिलाना कर। भूमि कर के अतिरिक्त कृषकों को जरीबाना और मुहसिलाना नामक कर भी देने पड़ते थे। कहते हैं कि जरीमाना जो कर था वो 2.5 से 5% होता था और कृषकों की भूमि की माप करने वालों को ही दिया जाता था और यह भूमि मापने वालों की फीस होती थी। उसी तरह से मुहसिलाना कर भी 2.5 से 5% तक होता था। भूमि कर वसूल करने वालों को कमीशन के रूप में दिया जाता था। इसके अतिरिक्त प्रत्येक किसान को संपूर्ण लगान पर 2.5% कर और देना पड़ता था जो बीमा फंड की तरह होता था। भूमि कर निर्धारित करने की उसकी क्या पद्धतियां रही हैं? शेरशाह ने अपने राज्य में सभी जगह एक सी लगान दर निश्चित नहीं की। सरकारी आलेखों से हमें ज्ञात होता है कि मुल्तान में उसने जमीन की पैमाइश के अनुसार लगान निश्चित करने पर जोर नहीं दिया था। इसी तरह राजस्थान में भी जमीन की माप करना असंभव था, इसलिए लगान निर्धारित करने की उसने कुछ पद्धतियां अपनाई जो इस प्रकार से थी। पहली अगर हम पद्धति देखें या विधि देखें तो गल्ला बख्शी यानी कि इस प्रणाली के अनुसार पकी हुई फसल को किसान और गांव के मुकद्दम और अन्य सरकारी कर्मचारियों के सामने 3 बराबर ढेरों में बांट दिया जाता था। एक ढेर तो सरकार के पास जमा होता था और शेष 2 ढेर किसान के पास रह जाते थे। नस्क या कनकूत प्रणाली। इस प्रणाली में क्या होता था कि किसान और सरकारी कर्मचारी फसल कटने से पहले ही उपज का अनुमान लगा लेते थे और इस अनुमान के आधार पर राज्य भूमि कर के रूप में अपना भाग वसूल करता था। तीसरी प्रणाली थी जब्ती। इस प्रणाली में किसान और सरकार के बीच ठेका हो जाता था और किसान यह मंजूर करता था कि वह प्रति बीघा की दर से कुछ निश्चित वर्षों के लिए नियत रकम देता रहेगा और इस ठेके के बाद किसानों को वह नियत रकम उतने ही वर्ष देनी पड़ती थी, चाहे उसकी फसल कम हो या अधिक। शेरशाह के भूमि कर सुधारों का परिणाम यह हुआ कि जनता के सिर से बहुत से असंवैधानिक जो कर थे उनका भार हट गया। किसान अब स्वतंत्र होकर अपनी भूमि को जोत सकता था और आराम से अपना जीवन निर्वाह कर सकता था। शासन को भी इससे बड़ा लाभ हुआ। चूंकि लगान निश्चित और उचित होने के कारण उसकी वसूली बड़ी आसान हो गई। शेरशाह की राजस्व व्यवस्था के फिर भी कुछ दोष रहे हैं, जैसा कि मध्यम और निम्न भूमियों के किसानों को उपज का 1/3 से अधिक भाग कर के रूप में देना पड़ता था और इन भूमि के किसानों की हानि से उत्तम भूमि के किसान लाभान्वित होते थे। यह सही है कि सरकारी नीति से कम उर्वरा जो भूमि थी उसके किसान अपनी भूमि को उत्तम बनाने के लिए प्रोत्साहित होते थे, परंतु जब तक उनकी भूमि उन्नत नहीं होती थी तब तक तो वे हानि उठाते ही थे। दूसरा दोष हम कह सकते हैं कि सरकारी मालगुजारी की नकद रकम सही सूचना के पश्चात सही पूछताछ फिर तुरंत सरकार को खबर पहुंचने और वहां से हुक्म जारी होने पर निश्चित होती थी। इस प्रकार बहुत देर हो जाती थी और बीच में बहुत सी भूलें भी हो जाती थी। वसूली में देरी होने के कारण कहते हैं अधिकारियों और किसानों को बहुत असुविधा
कष्ट और कभी कभी अनिष्ट का सामना भी करना पड़ता था। तीसरा दोष हम कह सकते हैं कि भूमि की वार्षिक पैमाइश की व्यवस्था के कारण एक तो प्रतिवर्ष किसानों को कठिनाई होती थी और दूसरे सरकार का भी काफी धन व्यर्थ ही बार बार खर्च होता था। इसके अतिरिक्त शेरशाह की पूरी सावधानी के बावजूद राजस्व विभाग में कुछ न कुछ रिश्वतखोरी चलती थी और इस रिश्वतखोरी से जो किसान थे वो परेशान होते रहते थे। शेरशाह के राज्य के कई भागों में जागीरी प्रथा प्रचलित थी और शेरशाह के पास प्राय इस प्रकार की शिकायतें भी आती रहती थी कि भूमि की उपज शक्ति से कम या अधिक कर लिया जाता था। मोरलैंड ने मुस्लिम भारत की ग्रामीण व्यवस्था में लिखा है कि भूमि प्रबंध के संबंध में अपने निम्न विचार उसने किस तरह से प्रकट किए हैं कि वह पहला बादशाह था जिसने जीवन की प्रारंभिक अवस्था में ही स्वयं खेतीहरों से सीधा संपर्क रखकर प्रबंध किया था। सरदारों को वह नज़दीकी से देख चुका था और युवावस्था में ही वह लगान और लगान देने वालों के विषय में सोचने का अवसर पा चुका था। धन्यवाद।